हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2। इसका आज हम गद्य खंड पढ़ेंगे, पार्ट 1 नई बुक में, जो आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है। और पुरानी बुक में अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 10 है। इस हमने गद्य खंड स्टार्ट किया है, जिससे पहले अपने काव्य खंड कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हो। अब हम आज के चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं अपने। इस चैप्टर में हम लेखक के बारे में जानेंगे, पूरी व्याख्या समझेंगे और इसके साथ ही साथ प्रश्नोत्तरों को भी देखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर एक बार में ही कवर हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि स्वयं प्रकाश लेखक जो है, स्वयं प्रकाश नाम है इनका। जन्म सन 1947 ईस्वी, यानी कि हम हमारा देश जिस दिन आजाद हुआ था, ठीक है, आप मान सकते हो उसी ईयर में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का जो बचपन था, नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल सुरक्षित सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका, ठीक है, वसुधा पत्रिका से संपादन में जुड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई में आप देखेंगे ऐसे बहुत ज्यादा जीवन परिचय ऐसे नहीं दिया जाता है, लेकिन हाँ फिर भी हमें लेखक के बारे में पता चाहिए। एमसीक्यू प्रश्न कभी भी एग्जाम में डाल सकता है। तो वसुधा पत्रिका से कौन जुड़ा हुआ है? स्वयं प्रकाश। और हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हिंदी से क्वेश्चन जो आते हैं, वहां पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित हैं। उन्होंने पहल संपादन बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया है। इस तरीके से उन्होंने समाज के मध्यवर्गीय जीवन को लिया है, जिसमें जाति पाति संप्रदाय लिंग भेद इस तरीके के जो उनके कहानी के आधार रहे हैं, जो उनके उपन्यास के आधार रहे हैं, उनके लेखन रचना का आधार, उन्होंने इस चीज को बनाया है। तो अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा चैप्टर कुछ इस प्रकार से है, नेताजी का चश्मा। नेताजी किसको बोला गया? नेताजी मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला गया है, ठीक है। हम किसको बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं। तो उनका चश्मे के बारे में आज पूरे चैप्टर में, एक देशभक्ति के बारे में किस तरीके से कहानी को बनाया गया, वो आज हम देखेंगे। चैप्टर कुछ इस प्रकार से है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ मकान और कुछ बाजार कहा जा सकता है, वैसा ही एक छोटा सा बाजार था। कहने का मतलब क्या है कि गांव से थोड़ा डेवलप, कि जहां पर आपकी बेसिक बेसिक जरूरतें पूरी हो सकें, कुछ इस तरीके का कस्बा, ठीक है। एक हवलदार साहब है इस कहानी में, जो हर 15 दिन के सिलसिले में, जब भी आप गांव में या फिर किसी कस्बे में, तो आपको जहां जरूरत हो सकती पूरी, तो वहीं आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसे हवलदार से भी अपनी कंपनी के काम से छोटे मोटी जरूरतों के लिए हर 15 दिन में कहाँ चले जाते हैं? उस कस्बे में। कस्बे में क्या है? एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है और 2 ओपन एयर सिनेमा। ओपन सिनेमा मतलब खुले में स्क्रीन लगा देना, जहां पर बैठ के मूवी वगैरह देखी जा सकती है। और एक ठो नगर पालिका। नगर पालिका मतलब जो वहां पर बिजली पानी नाली इस तरीके की सफाइयों को देखता है। गांव में आपके प्रधान होता है और नगर में, शहर में आपके नगर पालिका होती है। तो नगर पालिका थी जो कुछ न कुछ हमेशा कार्य करती रहती थी, जैसे सड़कें पक्की करवाना है ना, कभी आप देखते पेशाब वगैरह आप लिखाने की टॉयलेट बनवाना, कभी कबूतर नकली छतरी बनवाना, कभी इस तरीके, मतलब वहां पर सामाजिक कार्य कराते रहना, वहां के सामाजिक, कभी सम्मेलन करा दिया। इसी नगर पालिका में किसी उत्साह बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार, क्योंकि जैसे गांव में प्रधान होता है, वो अपने गांव में लाइट पानी सड़क इन सब की व्यवस्था को देखता है, एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल, ऐसे ही शहर नगर पालिका में भी काम कराए जाते हैं। तो वहां का जो अधिकारी है, एक अधिकारी आया, उसने क्या किया, एक शहर में मुख्य बाजार, जैसे चौराहे होते हैं, जैसे कि बताया कस्बा है, शहरों में आप देखते चौराहे होते हैं जहाँ पे 4 रास्ते जगह निकले होते हैं, ठीक है। चौराहे में कौन सा समास है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन सा चौराहे में समास है। पर नेताजी की सुभाष चंद्र बोस के संगमरमर की प्रतिमा मतलब मूर्ति, ठीक है, स्टैचू, यहाँ पर संगमरमर की मूर्ति लगवा दी गई है। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में क्या बताया जा रहा है कि जो कहानी है वो सुभाष चंद्र बोस के, नेताजी की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी गई है। और उस कहानी के भी, उस पूरी प्रतिमा के भी ऊपर नहीं है, उस प्रतिमा पर लगे हुए चश्मे के ऊपर छोटी सी, मतलब एक छोटा सा पार्ट है, उसके ऊपर पूरी कहानी है। तो क्या बताया गया कि पूरी बात तो पता नहीं है, ठीक है, वो इसमें बताया जा रहा है पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार जानकारी होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री के वारदात बर्बाद बर्बाद हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ऊहापोह का मतलब यहाँ पे आप कुछ कुछ मैं कठिन शब्द बता रही हूँ, आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसमें आपको लिखते जाना है। ऊहापोह का मतलब उलझन की स्थिति, जैसे कहते हैं ना कि आप कुछ समझ पजल हो गई, ऐसे बोलते हैं ना, पजल होना, इंग्लिश का वर्ड है पजल हो जाना। और ऐसी स्थिति में जहां बार बार उधेड़ बुन में लगे रहते हो, उसको बोलते हैं ऊहापोह। यानी कि कई बार उस पर बहस हुई होगी कि मूर्तिकार कैसे बनाया जाए, मूर्तिकार कहाँ से है, बजट क्या है, क्योंकि आपको पता सरकारी काम के लिए, कोई भी सरकारी काम, उसके लिए बजट चाहिए। बिना बजट के हम अपने घर में बजट से काम करते हैं, यानी कि पैसा चाहिए, कितनी लागत आएगी, क्या होगा, मिस्त्री कहाँ से आएगी, पत्थर कहाँ से आएगा, इस तरीके से बहुत किसी किसी नेता को पत्र लिखना पड़ता है, जो भी विभाग पीड़ित ऊपर वाली हायरार्की जैसे होती है ना, कि इसके ऊपर कौन आएगा, इसके ऊपर, इस तरीके से हमें अनुमति लेनी पड़ती है। और बोर्ड बिठाया जाता है। शासना अवधि समाप्त होने की घड़ी में किसी स्थानीय
कलाकार को यह अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। मतलब जैसे 5 साल का समय होता है ना, तो वही बताया गया। स्थानीय कलाकार, किसी वही में लोकल में किसी कलाकार को दे दिया गया कि भाई शासन अवधि मतलब 5 साल का जो कार्यकाल होता है उसकी कि समाप्त होते होते आप देखते हो ना कि सरकार क्या करती है, लास्ट में बहुत सारी वैकेंसियां पहले ऐलान कर देगी, हम इतना करेंगे वो करेंगे, और फिर जैसे शुरुआत जीत जाएंगे फिर 4 साल 5 साल सोते रहेंगे, जब कुछ महीने रह जाएंगे तब फिर से निकाल देंगे, वैकेंसी निकाल देंगे कुछ जैसे जनता का ना, इस तरीके से। तो ये शासन अवधि समाप्त होने वाली थी, उसी घड़ी में अंतिम समय में तो ये मूर्ति बनवा दी जाए। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल, उसमें एक ही उस कस्बे में हाई स्कूल था, इस स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया। मतलब ऐसा एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया कि उस कस्बे में एक हाई स्कूल था, यानी कि 10th क्लास तक का एक स्कूल था, उसमें एक ड्राइंग मास्टर, इकलौते ड्राइंग मास्टर। आपको पता है कि इस टाइप के जो सब्जेक्ट हैं, ड्राइंग, कंप्यूटर है ना, आर्ट वगैरह या फिर होम साइंस वगैरह, इसके एक एक टीचर होते हैं। बाकी जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं बेसिक, उनके आपको ज्यादा सब्जेक्ट टीचर मिल जाते हैं। तो वो इकलौते यानी कि इसलिए बोला गया कि एक टीचर होंगे, उनको ये काम सौंप दिया गया होगा। तो एक व्यक्ति को जब सारा काम, तो आदमी किस तरीके से काम करता है वो कहने की भावना प्रकट की जा रही है, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला देता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को काम करने से पता मुझे ही करना है। जब 2 व्यक्ति होते हैं तो उस पर टालता रहता है, उस पर टालता है, ऐसी कहानी नहीं है इसमें। उन्हें पता मुझे, तो उसने कहा ठीक है मिनिमम बना के खत्म कर देंगे, जैसे किसी को ठेका नहीं देते इस तरीके से। जैसा कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, ठीक है, बेस्ट ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, बेस्ट, बेस्ट मतलब बहुत सुंदर। तो इसमें कहीं कहीं शब्द जो है, क्योंकि आधुनिक युग के 1917 से बहुत पुराने नहीं है लेखक कवि, ठीक है, तो उन्होंने कुछ कुछ अंग्रेजी के शब्दों को भी इसमें प्रयोग किया है। तो बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट मतलब बेस्ट, बहुत सुंदर। पूरा का पूरा संगमरमर की टोपी से लेकर उनकी जो भी कपड़े वपड़े बनाए गए वो सारे के सारे संगमरमर के, नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ कुछ मासूम और कम से, मतलब इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे, फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, क्योंकि दिल्ली चलो नारा किसका ये बताना है आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी मिल जा रहा है, दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो नारा है, इसलिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं वगैरह वगैरह, यानी कि नेताजी को देखकर नेताजी के द्वारा दिए गए जो नारे हैं और उनके द्वारा किए गए जो कार्य है उनकी हमें याद दिलाते हैं। किसी भी प्रतिभा, जैसे सचिन तेंदुलकर को देखकर आपको किसकी याद आएगी, क्रिकेट की ना, वहां थोड़ा ना आपको नेताजी की याद आ जाएगी। तो कहने का मतलब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यों को याद आ जाता है उनको देखकर, इतनी सुंदर उनकी मूर्ति बनाई गई थी। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय कार्य था। मतलब सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति हमारे देश के लिए जिसने इतना सब कुछ किया है और उनको हम भूल जाए, इसलिए मतलब सामने रहेंगे तो हम उनको याद करते रहेंगे। कहने का मतलब देशभक्ति की भावना प्रेरित होती रहे, उनको देख देख के उनके कार्यों को उन्हें हम उनके ऋणी रहे, उनके लिए हम कृतज्ञ रहे कि इन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है। इसलिए ऐसे वहां पर उनको देखकर भावना प्रेरित होती रहती है। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, मतलब कोई कोई होता ना कि सारे काम अच्छे लेकिन कोई एक चीज खराब हो तो कहीं ना कहीं वो चुभती सी रहती है, तो वही एक चीज खटक रही थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं, ठीक है, संगमरमर का नहीं था, यह एक सामान्य सचमुच का। मतलब क्या था कि पूरी मूर्ति संगमरमर की सफेद, जैसे जिसका ताजमहल बना हुआ है ऐसे संगमरमर की बनी हुई मूर्ति, लेकिन नेताजी का चश्मा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो चश्मा पहनते थे उस चश्मे में वो संगमरमर का नहीं था, सामान्य यानी कि मूर्ति पत्थर की चश्मा, कैसा सचमुच का जो इंसान लगाते हैं। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे के पान खाने की दुकान पर रुके तो उन्होंने क्या देखा, उन्हें लक्षित होता ना दिया करी ये चश्मा, उन्हें एकदम कौतुक भरी, कौतुक मतलब आश्चर्यचकित होकर, जैसे मान लीजिए हालदार साहब जो अपनी कंपनी के काम से जब वो पहली बार कस्बे में आए, ठीक है, हर 15 पहले बता दिया गया है कि हर 15 दिन में वो काम कंपनी के काम से जाते रहते हैं। तो जब वो पहली बार आए पान खाने के लिए, अक्सर आपने देखा होगा कि चौराहे पर जहाँ स्टैंड वगैरह होता है ऑटो वगैरह का, वहां पे पान वान की दुकान होती है, अक्सर वहां से खरीदते रहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि हवलदार साहब ने पान खाने के लिए गाड़ी को अपनी रोका तो कौतुक भरी मुस्कान से, मतलब आश्चर्यचकित से देखा होकर मुस्कान भरी उन्होंने देखा, वाह भाई वाह क्या आइडिया। अब फिर से यहाँ पर अंग्रेजी का शब्द आ गया, तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है कि इसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल का, फिर से रियल शब्द आ गया, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यानी कि असली का चश्मा है, क्या इंसान का आइडिया, उन्होंने ऐसा सोचा कि कितनी कलाकारी है, कैसा दिमाग लगाया इंसान ने कि मूर्ति तो पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का लगा दी। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, मतलब उनको वो देखते रहे, जैसे हम कोई चीज आश्चर्यचकित होकर कब देखते हैं जब हमें अलग हटके दिखती है। और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है। मतलब उन्होंने देखा कि चाहे जो भी हो इस छोटे से कस्बे में ये काम बहुत ही अच्छा किया गया है। महत्व मूर्ति के रंग और कद का नहीं था, उस भावना का था, वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक जैसी चीज होगी। मतलब वो कह रहे हैं कि महत्व नहीं है इस चीज का कि वो कैसी क्या है, महत्व इस चीज का है कि देखो चश्मा किसी ने लगा के देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया, नहीं वरना आजकल तो हर कोई मजाक उड़ाने लगता है, क्या गांधी बने बैठे, इस तरीके से लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति पर कुछ अंतर दिखाई पड़ा, क्योंकि हर बार मूर्ति को देखते थे, उन्होंने देखा इस बार कुछ अंतर है। ध्यान से देखने पर उन्होंने पता चला कि इस बार मोटे काले फ्रेम, मतलब मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, यानी कि चश्मा हर बार बदल रहा था। अब तार के फ्रेम गोल चश्मे हैं,
ठीक है, कभी इस तरीके से मोटे फ्रेम वाला, कभी तार वाला। हालदार साहब को कौतुक बढ़ रहा था, वो इस तरीके से लगातार उनके मन में आश्चर्य की जो थी, ठीक है, एक भावना थी, वो बढ़ती चली जा रही थी। वाह भाई वाह, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है, कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, कपड़े बदलते रहते हैं। तो वही बताया गया कि ठीक है, हर बार वो आते नया चश्मा देखते तो उनके मन में आया क्या भाई, क्या आइडिया है कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन वो क्या चश्मा बदल सकती है, हर बार चश्मा उन्हें अलग दिखता है। तो उन्हें वो आश्चर्य देने वाली बात थी। हालदार साहब की आदत पड़ गई थी, हर बार कस्बे से गुजरते, उस चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति की तरफ ध्यान से देखते, और ये कौतूहल उनका दुर्दमनीय होता चला जाता, मतलब अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाता, ऐसा जो बहुत ही दुर्लभ हो, ठीक है, बहुत ही कम, मतलब अंदर ही अंदर उनके ऐसी जिज्ञासा कि भाई ये कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनके मन में एक तरीके से जिज्ञासा पैदा कर रहा था। भाई क्या बात है ना। यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा जो है हर बार बदल कैसे जाता, उन्होंने क्या पान वाले से पूछ ही लिया। जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है तो फिर हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। हर बार पान वाली दुकान पर रुकते थे, तो उन्होंने उस पान वाले से पूछ लिया, क्योंकि उसी के सामने मूर्ति लगी हुई थी। अब क्या बताया जा रहा है कि पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। अक्सर देखा, पान वाले खुद पान खाते रहते। तो एक वह कैसा व्यक्ति था, एक काला मोटा और खुश मिजाज, हम जो मजाक मजाक टाइप का इंसान, जो मजाकिया होता है, मजाक करता है बादल। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा, एक तरीके से उसके चेहरे पे ऐसी हंसी सी आई, और उसकी तौंद थिरकी, यानी कि मोटा था, मोटे जो नहीं लोग बैठे थे दुकान पे उनका पेट निकल जाता, तो ऐसी तौंद भी, यानी कि पेट जो था वो भी हंसने पे क्या था, पेट हिलने लगता। तो तौंद थिरकी मतलब वो भी पेट हिलने लगा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, जैसे होता है ना पीक दर, और लाल काली बत्ती सी, क्योंकि पान खाने से कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है चेहरा, और अपनी लाल काली काला है, और उसकी बत्ती सी जो है वो लाल हो गई है, लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है हालदार साहब ने, फिर कुछ समझ नहीं आया। चश्मा चेंज करता है, ठीक है, यहाँ पे चेंज आप देखेंगे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड से मिलेंगे। में पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज करता है। हालदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। कोई ग्राहक आ गया था, समझो, मतलब कोई ग्राहक आ गया उस तरीके से, फिर उसको चौड़े चौकटे चाहिए, तो कैप्टन किधर से लेकर आए, मतलब इस तरीके से उन्होंने बोला कि जो एक कैप्टन है, एक व्यक्ति है कैप्टन जिसका नाम है, ठीक है, वो क्या करता है कि मान लो वो क्या, हम डमी वगैरह लगाते हैं ना दुकानों पे, डमी पे कपड़े पहना देते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं, और हमें डमी वाला ही कपड़ा पसंद आ जाता है, हम कहते हैं ठीक है आपके पास नहीं, मुझे यही दे दो उतार के। तो यही बताया वो पान वाला कह रहा है, शायद ऐसा होता होगा कि वो जो है ना कैप्टन, कोई आ जाता होगा फिर ग्राहक कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो वो कहाँ से लाएगा, वो उतार के दे देता, दूसरा चढ़ा देता है, और इस तरीके से वो क्या करता है, दूसरा उधर बिठा देता है। ऐसा बोल रहा है कौन, पान वाला। अब हालदार साहब को बात को समझ नहीं आई कि चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, ठीक है, एक चश्मे वाला जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी के बगैर चश्मे की मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, कि मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी को मूर्ति पर चश्मा फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की कदर दरकार होती है, मतलब ऐसी फ्रेम की उसे क्या होती है, भाई मुझे यही चाहिए, एक नहीं उसको दरकार मतलब उसको ऑर्डर होता है कि मुझे यही चाहिए। तो जैसे मूर्ति पर लगा तो कैप्टन क्या करता है, उधर से निकल। अब नेताजी के मन में ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि वो नेताजी को देख नहीं पाता है, या नेताजी के बारे में सोचता, देशभक्ति की भावना है, या वो सच में ऐसा उतार के लगा देता कि लोग उसके चश्मे को देखें, ज्यादा बिक्री हो। तो सारे के सारे प्रश्न जो है नेताजी के दिमाग में, वो सॉरी उस हालदार साहब के दिमाग में चल रहे थे। नेक्स्ट क्या है, चश्मे वाला मूर्ति पर लगा देता है, फ्रेम संभवतः नेताजी की क्षमा याचना करते हुए लाकर ग्राहक को फिर से दे देता है, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम वाला चश्मा। वाह भाई वाह, खूब है, खूब, क्या खूब आइडिया है भाई। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा नेताजी की ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, ठीक है। अब उसको तो पता नहीं था हालदार साहब को कि नेताजी की जो मूर्ति बनाई गई थी तो उसमें चश्मा नहीं लगाया गया था, ठीक है। अब उनके दिमाग में आया कैप्टन नाम से, क्योंकि कैप्टन वगैरह इस तरीके की जो पोस्ट होती है, नाम होते हैं, आपको आर्मी में सुनने को मिलते हैं। तो उनसे फिर से नहीं रहा कि भाई उनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों आंखों में हंसा, उसकी तौन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक दूसरी ओर मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया, अर्थात जिसको ऑर्डर दिया गया था मास्टर को, उसने भूल ही गया था। वो पान वाले के लिए यह मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली बात थी। यानी ये ठीक ही सोच रहे थे, मतलब वो सोच ही रहे थे कि एक तरीके से जो उनके भी दिमाग में चल रहा था कि वह बिना चश्मे के मूर्ति को देख नहीं पाते हैं, इसलिए यानी कि देशभक्ति की भावना। मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था, मतलब वो वास्तव में कस्बे का अध्यापक ही था। बेचारा बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शिता चश्मा कैसे बनाए, मतलब ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, चश्मा कैसा होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, जो अंदर बाहर देख सके। तो वही बताया गया कि पत्थर में वो कैसे बनाया जाए। कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा कि या कोशिश की होगी, असफल रहा होगा। यह बनाते बनाते कुछ और बारीकी से चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट नहीं हो पाया होगा, या निकल गया होगा। मतलब वो इस तरीके की बात है, उफ, मतलब खुद ही अपने मन में सोच रहे हैं क्या हुआ होगा, चश्मा टूट गया होगा, बन नहीं पाया होगा, या टाइम कम होगा, या फिट नहीं बैठा होगा, बन गया हो तो निकल गया होगा। इस तरीके की बातें फिर से उनके दिमाग में चल रही है उस मास्टर के लिए।
जिसने मूर्ति बनाई है। नेक्स्ट क्या बताया, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पास पहुंचकर पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति की सक्षम नतमस्तक हो गई, मतलब समक्ष, सॉरी यहाँ पर क्या समक्ष, सामने, ठीक है। मतलब वो चश्मे वाला जो है कैप्टन, उसके सामने नतमस्तक, नतमस्तक मतलब होता है कि सिर झुका लेना, एक तरीके से अपने आप को सरेंडर कर देना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर वही जीप की तरफ चले, रुके और पीछे मुड़े, पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी था या आजाद हिंद फौज में या भूतपूर्व सिपाही था? क्योंकि उसका नाम कैप्टन था तो उन्हें लगा कि नेताजी का साथी था क्या, वो उनका कोई दोस्त था, या फिर आजाद हिंद फौज में जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी, या भूतपूर्व कोई सिपाही था, क्या था वो, इतना नेताजी का चश्मा क्यों बनाता है? पान वाले का नया प्रश्न, पान वाला फिर नया पान खा चुका था। पान पकड़े हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोक कर हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर बोला, अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, मुस्कुराता बोला बोला ना, ना साहब, ठीक है, नहीं साहब, ठीक है, इस तरीके बोलते ना, ठीक है, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। जैसे बोलते हैं ना कि भाई फौज में तो जो इंसान फिट हो वही जा सकता है, तो भाई जो व्यक्ति लंगड़ा वो कैसे फौज में जा सकता है? मतलब वो क्या लंगड़ा जाएगा फौज में, पागल है वो तो पागल। क्योंकि अक्सर लोग इस तरीके की किताब देखते हैं, देशभक्ति का मजाक उड़ाते हुए दिखते लोगों को, तो वही यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरीके से देशभक्ति का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो ना, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं, ठीक है, इस तरीके से उसकी मजाक उड़ाई जा रही है। यहाँ पर एक तरफ दिखाया गया देशभक्ति की भावना, तो एक तरफ देशभक्ति का मजाक उड़ाते हुए दिखाया गया। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्ति की इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक मतलब मुंह खुला रह जाना, ठीक है, अवाक का मतलब क्या होता है, मुंह खुला रहना, दंग रह जाना। तो यहाँ पर क्या, वो अवाक रह गए, क्यों रह गए? एक बेहद बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगा, एक हाथ में छोटी सी संदूकची, छोटा सा होता है ना बॉक्स जैसा, आपने देखा मोची वोची छोटे से बेचारे कहीं पे रोड पे लगा लेते हैं, उसी तरीके से मतलब वो एक हाथ में बांस टांगे, बहुत बहुत से चश्मे लिए, अभी अभी एक गली से निकला था, मतलब उसकी कोई दुकान नहीं थी, वो बांस के डंडे पर चश्मे लगाकर वहां रख लेता था। अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था और उस बेचारे की दुकान भी नहीं थी, फेरी लगाता था। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे फिर कैप्टन क्यों नहीं कहते, मतलब कैप्टन क्यों कहते उसे, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले से साफ बता दिया था कि अब इस बारे में वो और बताने के तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, तो काम आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या है, तो हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम में सिलसिले में उस कस्बे से गुजर रहे, मतलब 2 साल तक, मतलब वो नहीं आए, कुछ काम उन्हें पड़ा नहीं, तो नेताजी की मूर्ति बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। 2 साल तक अपने काम के सिलसिले में आते रहे और चश्मे पर मूर्ति को बदलते हुए देखते रहे। कभी गोल चश्मा, तो कभी चौकोर वाला, तो कभी लाल, तो कभी काला, कभी धूप वाला चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला, तो कभी गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतूहल और प्रफुल्लित के कुछ क्षण देने के लिए, मतलब उस जगह जहाँ पर कच्चे रोड वोड है तो धूल उड़ती रहती है, तो वही बताया गया कि चाहे कैसा भी हो, तरह तरह के चश्मे वो हर बार उस नेताजी पे दिखते ही दिखते थे, बस उनके लिए यही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी इस पूरे के पूरे कस्बे में। आगे क्या बताया, एक बार फिर ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी नहीं, कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे पर अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया, पीछे उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती से सिरे की आंखों को पहुंचता बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान पान के पैसे चुकाकर जीप में आगे बैठकर रवाना हो गए, वहां से चले गए। मतलब वो पूछ नहीं पाए क्योंकि अब यहाँ पर उसकी चश्मा नहीं दिख रहा है, तो उसने पागल ने क्या बोला कि कैप्टन मर गया। बार बार सोचते सोचते थे क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाली भी हस्ती है, मतलब होम देने वालों पर भी हस्ती है, कि मतलब एक एक ऐसा व्यक्ति देखा कि किस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना सब घर गृहस्थी जीवन पूरा का पूरा इस देश को सौंप दिया था, उस पर भी लोग हंस रहे हैं। और वो एक दूसरा व्यक्ति जो नेताजी के प्रति सम्मान भाव व्यक्त कर रहा है, उसकी भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब देशभक्ति क्या सिर्फ मजाक रह गया है, और अपने अपने लिए बिकने बिकने के मौके ढूंढती है, और हर समय हम जरा से पैसे में, जरा से लालच में, जरा से अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं बिक जाते हैं। तो ये सारी चीज बताएंगे। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया था कि कस्बे के हृदय स्थली सुभाष चंद्र, हृदय का स्थल बता दिया गया सुभाष चंद्र की प्रतिमा को। अवश्य ही प्रतिष्ठा प्रतिस्थापित होगी, किंतु सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर को कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज हम बहुत काम बहुत बिजी हैं, ठीक है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर, जब हम किसी चीज को अपने आप को रोकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी निगाहें उधर चली जाती हैं। तो ऐसे हर बार देखने की आदत पड़ चुकी थी उनका, एक ये आदत बन गई थी। आदत हमेशा क्या होती है, रिपीट हो जाती है। तो फिर से नजरें उधर घूमेंगी, चौराहे की आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई
ऐसा कुछ देखा कि एकदम चीखे रोको, जीप एकदम स्पीड में रुकी, तो जैसे नहीं टायर रगड़ जाते हैं तो उसकी आवाज आती है, तो अचानक से, क्योंकि ड्राइवर को पहले मना कर चुके रुकेंगे नहीं, अचानक बोला रोको रोको रोको, तो एकदम से जीप उसने रोकी, पूरी ब्रेक लगाई, तो जो टायर थे वो घसीट गए, ठीक है। घसने के कारण, ब्रेक मारने के कारण बहुत तेजी से आवाज आती है टायर में, ठीक है। रास्ते पर रुके तो चारों तरफ लोग देखने लगते हैं, जीप के रुकते रुकते हल्दा साहब जीप से कूद कर तेज 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 कदमों से, मतलब पूरी तरीके से जीप रुक भी नहीं पाई, जैसी धीमी थी वैसे कूद गए और जल्दी जल्दी अपने तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लग के, यानी कि दौड़ दौड़ पड़े। उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, जैसे हम अटेंशन नहीं बोलते उस तरीके से मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना चश्मा, छोटा सा चश्मा रखा हुआ था जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदा साहब भावुक हो गए, इतनी बात पर उनकी आंखें भर आई, मतलब उन्होंने देखा, आश्चर्यचकित हो गए कि आज ये क्या हो गया, अभी तक तो दिखा नहीं था, है ना। मतलब क्या है, भावुक क्यों हो गए, वो खुशी के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए कि कोई तो है जिसके अंदर देशभक्ति की भावना जीवित है। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि देशभक्ति की भावना लेखक ने, कि किस प्रकार से, ठीक है, कुछ मजाक उड़ाने वाले हैं, कुछ हंसी उड़ाने वाले हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना जो है अभी भी जीवित है, वही बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये है हमारे क्वेश्चन आंसर, कि इस पूरे पाठ का अगर हम सार कहें तो नेताजी का चश्मा जो पाठ है देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, सम्माननीय रूप दिखाई दे रहा है। कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति पर चश्मा लगाता है और उसकी मूर्ति के पश्चात बच्चों के द्वारा, क्योंकि हम जैसा करते हैं, ठीक है, हम जैसा करते हैं तो आने वाली पीढ़ी भी वैसे ही देख देख के, क्योंकि उस गांव के, उस शहर के, कस्बों के बच्चे जो थे अभी तक चश्मा पे मूर्ति, मतलब मूर्ति पर चश्मा देखते रहे, तो उन्होंने प्रयास किया, यानी कि हम समाज के पथ प्रदर्शक हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कॉपी करती है, हमें देखती है, और वह भी, तो यहाँ पर वही बताया गया, हमारी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने क्या किया, बच्चों की बुद्धि, बच्चे जैसे थे उनके पास जैसा था, उन्होंने सरकंडे का, एक जो पेड़ होता है, ठीक है, उसका चश्मा बनाकर यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति को अपने देश के लिए सामर्थ्य के अनुसार, जितनी उनमें क्षमता है उसके अनुसार समर्पण की भावना और योगदान होना चाहिए, छोटे छोटे कार्यों द्वारा देशभक्ति का परिचय देना चाहिए, साथ ही देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व भी समझना चाहिए। वर्तमान समय में ऐसी भावना को उत्पन्न करना अत्यंत आवश्यक है। ये चैप्टर क्यों लिखा गया कि किस तरीके से देशभक्ति की मजाक बनती चली जा रही, तो हम मजाक ना बनाएं, हम ऐसे कुछ कार्य करें जिससे हमारे देशभक्ति की भावना जीवित रहे, और जिन लोगों ने इतना बलिदान दिया है उनके कर्मों को हमेशा हम याद रखें, कृतज्ञ रहे, और हम ऐसा करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी धीरे धीरे हमें देखकर ऐसा ही करेगी। ये आपके प्रश्न उत्तर है, ये आपका कंप्लीट चैप्टर जो है आज हमने कवर कर लिया है। इसमें हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, इसमें चैप्टर में जो जीवन परिचय है लेखक के बारे में आता नहीं, बट हमने उसको बता दिया बेसिक नॉलेज आपके बारे में, और चैप्टर को पूरा देख लिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।